नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लाते हैं। साथ ही इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज की बड़ी खबरें कौन सी है। तो सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, जहां पर मजबूत डॉलर से यहां पर दबाव बना है और आज 5 दिनों की तेजी के बाद ब्रेक लगता दिख रहा है। 47,700 रुपए के नीचे MCX पर सोना आ गया है। चांदी की बात करें तो इस हफ्ते कई सेंट्रल बैंकों की बैठक है, जिसमें ECB, बैंक ऑफ जापान और अगले हफ्ते फेड की बैठक है। इन पर नज़र पूरे बुलियन मार्केट की रहेगी। क्रूड की बात करें तो सप्लाई में कमी और US में डिमांड मजबूत है, हालांकि आज के सत्र में यहां पर दबाव दिख रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो सर्दी बढ़ने से कीमतों में तेजी का रुख है, हालांकि आज के कारोबार में रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। कॉपर की बात करें तो डॉलर में मजबूती से कॉपर पर भी दबाव बना है। इसके अलावा कुछ और अगर बेस मेटल्स की बात करें तो जिंक, जहां पर LME और शंघाई एक्सचेंज पर इन्वेंट्री बढ़ने से यहां पर दबाव बना है। आज के सत्र में आधे % की गिरावट है। निकेल अगस्त में मार्केट डेफिसिट घटकर 15,500 टन हो गया है। एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेंट्री ज़्यादा है, उससे यहाँ पर दबाव है। MCX पर करीब 1% की कमजोरी के साथ MCX पर एल्युमिनियम का वायदा ट्रेड कर रहा है। कुछ अगर एग्री काउंटर्स की बात करें, मेंथा ऑयल, जहाँ पर कंज्यूमर डिमांड बेहद कमज़ोर होने से यहाँ पर दबाव दिख रहा है। मेंथा के बाद बात करते कॉटन की, जहाँ पर CCI की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 353 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है 2020-21 के लिए। जो पुराना अनुमान है उससे ये कम अनुमान है। और इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि लगातार कॉटन के मार्केट में तेजी है। और अब एक खबर ये भी आ रही है कि अब किसानों से ट्रेडर्स डायरेक्टली सीधे ऊंचे भाव पर, प्रीमियम भाव पर कॉटन खरीद रहे हैं। इसके अलावा हल्दी की बात करें तो इस पर खरीफ सीजन में अच्छी फसल की उम्मीद है और इसका दबाव यहाँ पर हल्दी के वायदा पर दिखा है। हल्दी के बाद जीरा और धनिया। जीरा एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी है और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी एक्सपोर्ट डिमांड बनी रहेगी। धनिया की अगर बात करें तो यहाँ पर मानसून आगे बढ़ने से रबी सीजन के फसल को फ़ायदा मिलेगा, उसका यहाँ पर दबाव दिख सकता है अगर उत्पादन बेहतर रहने पर। कुछ और खबर की बात करें तो सोयाबीन, जहां इस साल उत्पादन 14% बढ़ने की उम्मीद है। ये सोपा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 119 लाख टन इस साल सोयाबीन का उत्पादन का अनुमान है। कैस्टर की बात करें तो इस साल बुआई का एरिया कम हुआ है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। चलिए, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, और हमारे साथ वंदना भारती जी भी है SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से, और मनोज कुमार जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से। आप दोनों ही मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। वंदना जी, क्या लग रहा है, गोल्ड में फेस्टिव सीजन है और ऐसे में गोल्ड के भाव लगातार नीचे आ रहे हैं, क्या अब ये सही मौका है? आज एक मौका दे रहा है लोगों को ये लेवल? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक मौका है यहाँ पे फिर से सेलिंग का, और डॉलर इंडेक्स में एक उछाल देखने को मिला था। और रीजन भी यहाँ पे न्यू होम सेल्स डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आए थे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कल पॉजिटिव आया है, आज ड्यूरेबल गुड्स डेटा है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव आने की उम्मीद है। तो जैसे ही डेटा पॉजिटिव आएगा तो रिस्क और एसेट्स में पैसे जाएंगे और गोल्ड में जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी। मेरे ख्याल से कल की गिरावट के बाद विश्वमोहन जी एक जो सेलिंग है थोड़ी सी कंटिन्यू यहाँ पे हो सकती है। 47,700 के लेवल पे यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे इनिशिएट करना चाहूंगी कि सेलिंग करना चाहिए। 47,500 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 47,800 का लगा के चल सकते हैं। सिमिलरली मुझे यहाँ पे विश्वमोहन जी लग रहा है कि चांदी में भी थोड़ी सी जो गिरावट है वो यहाँ पे डीप हो सकती है। चांदी में मुझे लग रहा है कि 64,850 के लेवल पे एक बार सेलिंग को इनिशिएट करना चाहिए। फिर से 64,200 का टारगेट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 65,100 का। और डॉलर इंडेक्स अगर 94 की तरफ दोबारा जाता है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो गिरावट है यहाँ पे और बढ़ सकती है और 1 से 2 दिन में जाके यहाँ पे जो डाउन साइड है वो थोड़ा सा सेटल हो सकता है बुलियन काउंटर में। 1-2 दिनों तक कमजोरी का यहाँ पर रुख रहेगा बुलियन काउंटर्स में। और गोल्ड के लिए वंदना जी का टारगेट है 47,500 रुपये और चांदी के लिए है 64,200 रुपये। तो ये टारगेट ध्यान में रखिए। हालांकि 1-2 दिन बाद ट्रेंड वापस से पलट बिस जाएगा, उसके बाद वापस से फिर से नीचे के लेवल पर खरीदारी आएगी और अच्छी तेजी दिख सकती है, ऐसा वंदना जी मानती है। मनोज जी, आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड और सिल्वर में आज की गिरावट पर खरीदना चाहिए, या वंदना जी की बात से आप सहमत है 1-2 दिन अभी वेट करें, अभी बेच कर ही जाएं? नमस्कार विश्वमोहन जी, मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली है और कल जो US के डेटा आए थे वो भी जो उम्मीद थी उससे बेहतर थे।
लेकिन यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लेशन का फियर जो है वो अभी भी बना हुआ है ड्यू टू हायर एनर्जी प्राइसेस, और चाइना में फिर से एक बार वायरस आउटब्रेक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पे लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स बने रहेंगे। मेरा मानना है कि जब तक $1780 के नीचे कॉमेक्स में सोना क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक यहाँ पे लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट्स है वो इंटेक्ट रहेंगे। तो वर्तमान लेवल से सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी हायर लेवल से पिछले 2 सेशन में अच्छे करेक्शंस होते हुए देखे हैं। तो थोड़ा वेट कर सकते हैं डीप पे बाय करने का, लेकिन सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो बजाय मैं गोल्ड सिल्वर में प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे एमसीएक्स बुलडेक्स जो है वहां अगर आज 14,360 के ऊपर कीमतें सस्टेन होती है तो फिर वहां बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है 14,500 तक के लक्ष्य के लिए, और 14,280 का एक वहां स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। खरीदने की सलाह मनोज जी की तरफ से है 14,500 के टारगेट के लिए, 14,280 के लिए। चलिए, फेस्टिव मौका है इसलिए हम आपको हाजिर बाजार में क्या रेट है, इब्जा की तरफ से रेट जारी की जाती है, क्या रेट है ये आपको बता देते हैं। हाजिर में अगर आप सोना खरीदने जाते हैं तो इसे इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर देख सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का भाव है 4,817 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का भाव है 4,412 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का भाव है 3,612। इसमें 3% का जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है, ये आपको अलग से देना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल पर, जहां आज दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $86 के नीचे आ गया है, करीब 1% की कमजोरी दिख रही है। मनोज जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की ये गिरावट बढ़ेगी? कच्चे तेल में अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही दिखाई देता है, लेकिन हमने एक अच्छी रैली जो है यहाँ पिछले 2-3 महीनों में आते हुए देखी है। और टेक्निकली अगर बात करें तो डेली और वीकली चार्ट पे यहाँ ओवरबॉट की जो पोजीशन वो बनती हुई दिख रही है। जिस तरह से चाइना से फिर एक बार नेगेटिव न्यूज फ्लोज जो आते हुए दिखे हैं, और कल जो एपीआई का रिपोर्ट आया था उसमें यूएस में भी 2.3 मिलियन बैरल का इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिला था। कच्चे तेल की इन्वेंट्री के साथ वहां गैसोलीन और डिस्टिलेट की इन्वेंट्री में भी जो है इजाफा आया था। तो इसके चलते मेरा मानना है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो यहाँ हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। 6,330 से 6,350 के रेंजेस में इंट्राडे में सेलिंग यहाँ पे इनिशिएट की जा सकती है। 6,410 का एक स्टॉप लॉस इस स्ट्रेटेजी में रखना चाहिए। लोअर लेवल्स पर मेरा मानना है कि 6,240 तक के लक्ष्य भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यानी क्रूड को बेचने की सलाह है 6,350 के लेवल पे, 6,240 का टारगेट है, 6,410 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। वंदना जी, आप क्या मानती है, आप भी बेचकर जाना पसंद करेगी क्रूड में? यहाँ पे विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि एक जो सेलिंग है ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे रीजन भी है, क्रूड की इन्वेंट्रीज यहाँ पे बढ़ रही है और गैसोलीन और डिस्टिलेट दोनों की इन्वेंट्रीज यहाँ पे घट तो रही है लेकिन कम मात्रा में घट रही है। इंडिकेशंस है कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो है वो यहाँ पे बढ़ने के मतलब ट्रेंड में आ गई है, और इसका एक इम्पैक्ट जो है प्राइसेस पे देखने को मिला, जो हमने नेचुरल गैस से भी आते हुए देखा था। यहाँ पे 6240 6250 एक काफी बढ़िया रेंज रहेगा, जिसको टारगेट करके यहाँ पे बेच के चल सकते हैं क्रूड ऑयल को करंट मार्केट प्राइस पे भी। और साथ में मुझे ये लग रहा है विश्वमोहन जी, जो नेचुरल गैस है वहां पे भी एक बार जो कल के पुलबैक के बाद एक करेक्शन आता हुआ हम देख सकते हैं। तो 445 के लेवल पे एक बार सेलिंग को इनिशिएट करना चाहिए। 435 तक मुझे प्राइसेस नीचे की तरफ लग रहे, स्टॉप लॉस यहाँ पे 450 का लगा के चलना चाहिए। और आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, ओवरऑल क्रूड हो या नेचुरल गैस हो, जो आउटलुक है ये यहाँ पे बुलिश, और जितने भी यहाँ पर डिप आएंगे शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में उस पर वहाँ पे बाइंग ही क्रिएट होगी। ओके, यानी डिप का वेट करें अगर नेचुरल गैस में नई खरीदारी करनी है। नीचे की तरफ 435 रुपये के टारगेट का आप इंतज़ार कर सकते हैं। वो टारगेट आए तो वापस से फिर खरीदने की सोचें, वापस से फिर से आप को वंदना जी की तरफ से जब नए कॉल आएंगे कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी है। लेकिन फिलहाल अगर आपको बेचना है तो यहाँ पे बेच सकते हैं करंट लेवल के आसपास 435 के टारगेट के लिए, लेकिन 450 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा ले क्योंकि काउंटर काफ़ी वॉलेटाइल है। मनोज जी, आपका टारगेट नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस यहाँ पे काफी जो है वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 455 यहाँ पे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो आज के सत्र में अगर 455 के नीचे कमोडिटी बनी रहती है तो फिर एक बार यहाँ अपने सपोर्ट्स लेवल 438 435 जो है वो टेस्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव टू साइडवेज ट्रेंड जो है आज नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। ट्रेड नेचुरल गैस में उम्मीद कर रहे हैं मनोज जी। चलिए, बेस मेटल्स में आज दबाव है, चौतरफा दबाव है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखा रहा है, करीब 1% की गिरावट है। वरना जी, एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए आज?
विश्वमन जी, बेस मेटल बिल्कुल अलग रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए डेटा पॉजिटिव आ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे फॉल है। यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है इन्वेंटरीज पे, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ रही है हर कमोडिटीज में, वेयर हाउसेज में। एल्यूमिनियम काफी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है क्रूड से, और क्रूड में भी गिरावट एक्सपेक्टेड है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग में बने रहना चाहिए। 227.5 के लेवल पे एक बार सेलिंग कर सकते हैं, 225 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 28.5 का एक लगा के चलना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन भी यहाँ पे बेस मेटल्स में ड्यू है। ओके मनोज जी, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में। बेस मेटल्स में हालांकि मेरा व्यू यहाँ पे एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव था, लेकिन हमने यहाँ पे 226 का जो सपोर्ट्स लेवल है वो ब्रीच होते हुए देखा है। तो यहाँ पे वर्तमान लेवल पे मैं बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहूंगा। एक बार यहाँ पे जो लोअर लेवल्स पे फिर एक बार जो कमोडिटी है वो 220 तक के जो सपोर्ट्स लेवल है वो टेस्ट कर सकती है। तो वर्तमान लेवल्स पे एक बार बाइंग अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा और डीप आता है तो फिर लोअर लेवल्स पे बाइंग की रणनीति की जा सकती है। ओके, यानी लोअर लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी, हालांकि वन्ना जी बेचने की सलाह दे रही हैं। चलिए, ये जिंक और निकल में वन्ना जी आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर भी अब गिरावट बढ़ती जा रही है। फिलहाल 1.25% की कमजोरी निकल में दिख रहा है, 1545 के करीब आ गया है। जिंक की बात करें तो यहाँ भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है, 280 रुपये के नीचे आ गया है। जिंक और निकल पर आपकी कॉल क्या होगी वन्ना जी? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि ईयर एंड अप्रोचिंग है, और जितने भी बेस मेटल्स हैं यहाँ पे हेज फंड्स भी थोड़ा सा फंड्स को विड्रॉ करेंगे, और इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बेस मेटल्स काउंटर पे। यहाँ पे जिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी, लेकिन अपसाइड से हम एक करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं। मैंने थोड़े से हायर लेवल्स पे यहाँ पे सेलिंग दिया था, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आता है, 282 के करीब भी ये कमोडिटी आती है, तो एक बार 280 या 279 के टारगेट के लिए यहाँ पे सेल करना चाहिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूंगी कॉल्स में, क्योंकि लेवल्स आ गए हैं। और यहाँ पे इस कॉल्स के लिए जो स्टॉप लॉस लगेगा वो मेरे ख्याल से 283.5 का लगा के चलना चाहिए। और निकल में भी मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में थोड़ा सा जो करेक्शन है कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे भी। तो मेरे ख्याल से निकल जो है करंट मार्केट प्राइस या 1560 के लेवल्स पे आता है, वहां पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। और जो यहाँ पे टारगेट होगा वो 1545 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 1570 का लगा के चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो पूरा बेस मेटल काउंटर है, ये पॉजिटिव न्यूज को, जो इकोनॉमिक रिलीजेस आ रहे हैं पॉजिटिव, उसको इग्नोर कर रहा है और इन्वेंट्रीज पे रिएक्ट कर रहा है। और खासकर चाइना में जो यहाँ पे एक रीसर्जेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे कोविड में, उस पर रिएक्ट कर रहा है और निगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो इस हफ्ता में मुझे लग रहा है कि एक वीक ट्रेंड ही देखने को मिलेगा बेस मेटल्स में। ओके, यानी बाकी हफ्ते के जो बचे दिन हैं इसमें कमजोरी की आशंका है। जिस तरह से चाइना, रसिया, वहाँ पर वापस से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसका यहाँ पर दबाव बन सकता है। तो निकल और जिंक और एल्युमिनियम तीनों वन्ना जी की तरफ से सेल कॉल आ रही है, और 1560 के लेवल पे आपको बेचना है। 1545 का टारगेट निकल के लिए। एल्युमिनियम की बात करें तो 225 का टारगेट दे रही हैं। और जिंक के कॉल में इन्होंने स्टॉप लॉस को रिवाइज किया है, 283 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जिंक भी बेच कर जा सकते हैं। तो ये 3 कॉल बेस मेटल्स में वन्ना जी की तरफ से। चलिए, अब एग्री मार्केट को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही थी कि रबी फसलों की बुआई का जो एरिया है उसका लक्ष्य तय कर दिया गया सरकार की तरफ से। इस साल 622 लाख हेक्टेयर में रबी की बुआई का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अब तक 21 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में बुआई का काम हो चुका है 22 अक्टूबर तक। वहीं सरसों की बुआई 14.5 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। पूरे सीजन में करीब 60 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई है। यानी सरसों की बुआई में तो तेज़ी है, लेकिन बाकी फसलों में अभी धीमापन है, क्योंकि जिस तरह से मानसून की वापसी में देरी हुई है उसका यहाँ पर असर दिख रहा है। क्योंकि मानसून में देरी की वजह से हार्वेस्टिंग में देरी हुई है खरीफ फसलों की, उसके बाद बुआई का काम लेट हो रहा है। तो लग रहा है कि आगे बुआई में तेज़ी आएगी। मनोज जी, आपका व्यू क्या लग रहा है? बुआई के आंकड़ों को देखते हुए क्या लग रहा है, देरी होगी? और सरसों की बुआई तो काफ़ी अच्छी दिख रही, 60 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले करीब 15 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। तो क्या लग रहा है, सरसों का उत्पादन इस बार बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो प्राइजेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरे साल जो है सरसों के प्राइजेस जो है वो हायर लेवल्स पर बने रहे हैं। और ऑयल सीड्स की जो है यहाँ पे काफी मात्रा में जो डेफिसिट जो है वो देखने को मिली थी डोमेस्टिक क्रशिंग के लिहाज से अगर बात करें तो। और जिस तरह से यहाँ पे वेदर जो है वो काफी अच्छा रहा है, तो वो उसके चलते मेरा मानना है कि सरसों की जो बुआई है उसमें बिल्कुल यहाँ 20 से 25% तक का इजाफा इस बार देखने को मिलेगा।
सोइंग में थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि जो मानसून है वो देर से गया था, तो उसके चलते यहाँ पे हार्वेस्टिंग जो है वो लेट हुआ था खरीफ सीजन का, तो उसके चलते रबी की जो बुआई है उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो एकरेज है वो बढ़ेगा। ऑयल सीड्स में यहाँ पे बढ़ोतरी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, बजाय दूसरे जो रबी के जो क्रॉप्स है उनके चलते। ये अपडेट है रबी फसलों को लेकर। चलिए अब एग्री मार्केट की बात करें तो सबसे पहले ग्वार की बात कर लेते हैं, जहां जबरदस्त तेजी दिख रही है। अभी करीब 4.4% की तेजी ग्वारगम के नवंबर वायदा में दिख रहा है। 13,255 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। हमारे साथ जीसीएल के टेक्निकल एनालिस्ट अमित खरे भी हैं लाइन पे। अमित जी, आपको क्या लग रहा है, ग्वार सीड और ग्वारगम आज भी अच्छी तेजी है, नए लेवल की तैयारी कर रहा है, आपको अब कौन से नए लेवल दिख रहे हैं ग्वार सीड और ग्वारगम में? जी विष्णुमोहन जी, थैंक यू। ग्वार सीड ग्वारगम में देखिए अपन काफ़ी टाइम से लगभग बाय करा रहे हैं। जैसे ग्वार सीड में 4500 से नॉन स्टॉप बाइंग हम अपने यहाँ पे कर रहे हैं और ग्वारगम में लगभग 7000 के भाव से। तो सुबह जब मैं लेवल बना रहा था तो उस टाइम पे ग्वारगम नवंबर का भाव लगभग 13,100 के आसपास था और ग्वार सीड का 6,840 के आसपास था। अभी भाव थोड़े से ऊपर आ गए हैं, बट अभी भी खरीदारी का ही ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगा। ग्वार सीड में हल्का सा अगर 50 पॉइंट का डिप मिलता है 6850 के आसपास, तो भी खरीदारी की जा सकती है। मौजूदा भाव पे भी खरीद सकते हैं। ऊपर में मेरे को लगता है 7400 के टारगेट, 7400 के टारगेट अभी शॉर्ट टर्म में इसमें देखने को मिलेंगे। और ग्वारगम में भी जैसे अभी 13,220 के आसपास का भाव है, तो मौजूदा भाव पे भी खरीदारी करें और 13,000 के आसपास भी अगर मिलता है तो वहाँ पे एडिशन करें। और ऊपर में अभी शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 14,500 के आसपास का है, 14,500 के आसपास। और ग्वारगम नवंबर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 14,610 का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर 14,610 के ऊपर आगे कभी ग्वारगम चलता है तो इसमें आगे चल के काफी लंबी तेजी देखने को मिलेगी। तो पोजिशनल ट्रेडर्स को 14,610 के पॉइंट को खास तौर पे ध्यान में रखना चाहिए। यानी पोजिशनल ट्रेडर है तो 14,610 एक अहम पड़ाव है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो और भी लंबी तेजी दिख सकती है टेक्निकली चार्ट पर, ऐसा अमित खरे मानते हैं। और आज जो ये लेवल सुझाव दे रहे हैं, इनको लगता है कि 14,000 14,500 दो टारगेट दे रहे हैं। पहला टारगेट 14,000 का है ग्वारगम के लिए और 14,500 का दूसरा टारगेट है। ग्वार सीड के लिए पहला टारगेट है 7,200 रुपये का और दूसरा टारगेट है 7,400 रुपये का। और इनके सारे टारगेट पिछले जितने भी ग्वार सीड पर ET नाउ स्वदेश पे अमित जी ने दिए थे, सारे ही अब तक हिट रहे हैं। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और ग्वार पर अपनी रिपोर्ट दी और अपने ट्रेडिंग कॉल दर्शकों को बताए। चलिए वंदना जी, आपको क्या लग रहा है, ग्वार में जो ये तेजी लगातार बनी हुई है, शुरुआती कारोबार से और तेजी बढ़ती जा रही है, अब 3.5% से ज़्यादा की तेजी ग्वारगम में, आपको क्या लग रहा है, ग्वार सीड और ग्वारगम में कुछ पसंद आ रहा है आपको? मुझे ग्वारगम में ज्यादा लग रहा है यहाँ पे विश्वमोहन जी तेजी, और मुझे लग रहा है कि एक बार ये कमोडिटी को थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करें और मैं करेक्शन पे यहाँ पे एडवाइस करूंगी खरीदने का। मुझे लग रहा है कि 14,500 से 15,000 के करीब यहाँ पे ये कमोडिटी आ सकती है। और जिस तरीके से प्रोडक्शन कम है, थोड़ा भी यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ता है तो ये तेजी यहाँ पे और बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से ग्वारगम यहाँ पे थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है ग्वार सीड को। यानी ग्वारगम में तेजी की ज्यादा उम्मीद लग रही है। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम में? सर अनम्यूट कर दीजिए सर, आपका आवाज़ नहीं आ रहा। मनोज जी, चलिए मनोज जी के पास वापस जाएंगे, तब तक वंदना जी से कुछ और काउंटर्स पर बात कर लेते हैं। कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, इंटरनेशनल मार्केट में भी दाम बढ़ रहे हैं और इसका फ़ायदा यहाँ के किसानों को मिल रहा है। ट्रेडर्स अब प्रीमियम भाव कॉटन को लेकर दे रहे हैं। वंदना जी, आपको कॉटन और कॉटन केक दोनों में कुछ पसंद आ रहा है? अगर ट्रेडर्स के लिहाज से आप कहाँ पे बेट लगाने की सलाह देंगे? विश्वमोहन जी, कल काफी बढ़िया मूव आई थी यहाँ पे क्वार्टर पर, और यहाँ पे मैं सलाह दूंगी कि थोड़ा सा करेक्शन आता है तो ही आप यहाँ पे बाइंग करें, वैल्यू बाइंग बनेगी। अगर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं 30,800 से 30,700 के लेवल पे वैल्यू बाइंग बनेगी। रादर यहाँ पे विश्वमोहन जी मैं प्रेफर करना चाहूंगी कॉटन ऑयल सीड केक को। इसमें विद वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा कारोबार हो रहा है, एक बेस बनाया है इस कमोडिटी ने। और मुझे लग रहा है कि 25 के लेवल पे अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं तो 2600 के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 2480 का। 2480 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट दे रही है 2,555 रुपए का। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स अगर बात करें वंदना जी, आपको
रिफाइंड सोया तेल कैसा लग रहा है? रिफाइंड सोया तेल अब 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर किसी को ट्रेड करना है तो कौन से टारगेट के लिए वेट करना चाहिए? विश्वनाथ, मुझे लग रहा है कि मेटल्स एनर्जी में जैसा करेक्शन का आज एक दिन लग रहा है कि सेलिंग साइड में बने रहना चाहिए। एग्री में मुझे लग रहा है कि आज बाइंग का दिन है। और रिफाइन की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक लेवल्स का वेट करना चाहिए 1255 से 1256। इससे ऊपर अगर ये कमोडिटी ट्रेड होती है तो यहाँ पे सेफली हम बाइंग कर सकते हैं 1265 के लेवल के लिए, और वहां पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1251 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एक मेंथा है विश्वमोहन जी, काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे दिया है और यहाँ पे ट्रिगर्स मार्केट में मिसिंग है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे विंटर डिमांड अप्रोचिंग है तो एक अपसाइड बनता हुआ देख रहे हैं। नवंबर कंट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 955 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए, 970 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कमोडिटी के लिए हम लगा के चल सकते हैं 948 का। ओके, यानी दो काउंटर आ रहे हैं। मेंथा 955 पे बाइंग की सलाह है, 970 का टारगेट है, 948 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। सोया तेल के लिए आ रहा है 1256 का वेट करें, 1256 का लेवल दिखे वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं 1265 रुपये के टारगेट के लिए, और 1251 रुपये का 1251 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लें। स्पाइसेस की अगर बात करें वंदना जी, तो स्पाइसेस में कहीं पसंद आ रहा है? टर्मरिक, जीरा, धनिया, कोरिएंडर, तीनों में से कोई भी काउंटर? विश्वमान जी, ये काउंटर अभी बहुत बढ़िया चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें दो कमोडिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। पहली तो यहाँ पे जीरा है। जीरा में मुझे लग रहा है कि 15,100 से ऊपर की कमोडिटी स्टे कर रही है, ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। और आगे मैं यहाँ पे 15,500 तक के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे देना चाहूंगी। और एक मॉडरेट टारगेट मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस कमोडिटी में बार बार आप देखिए हायर साइड से सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे कॉशियस ट्रेडिंग करनी है और 15,500 को लेके चलना है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टर्मरिक है। टर्मरिक में ऑलरेडी यहाँ पे अपसाइड देखने को मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये कंटिन्यू रहेगा और आज भी कंटिन्यू रहेगा 7260 पे। एक बार जो अपना नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पे टारगेट 7380 का मैं देना चाहूंगी। स्टॉप लॉस इस कॉल के लिए लगा सकते हैं 7210 का या 7200 का। ओके, 7380 यानी 7400 के आसपास हल्दी के लिए, 15,500 रुपये जीरे के लिए टारगेट दे रही हैं। चलिए, कमोडिटी नाउ को अब यहीं पे समेटने का वक्त आ गया है। शुक्रिया वंदना जी, आपने वक्त निकाला और बेहतरीन आउटलुक दिए तमाम कमोडिटी पे। मनोज जी, आपका भी शुक्रिया, आपने भी काफ़ी अच्छी रिसर्च दर्शकों के लिए निकाली थी और बेहतरीन कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी नाउ में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।